जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जो है क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दें कि हम आप लोग को इससे पहले विशेषण के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न है पूछा गया है, जैसे क्रिया शब्द से किस बात का बोध होता है। तो यहाँ पे हम आपको उत्तर भी बता देते हैं। क्रिया शब्द से हमें कार्य करने का बोध होता है। अपने आप होने वाली दो क्रियाएं बताइए। तो अपने आप होने वाली दो क्रियाएं जैसे सूरज के चमकना, बारिश का होना। और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है, अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं में क्या अंतर है बताइए। बच्चों, इसको जब हम पढ़ाएंगे पाठ को तब हम वो बताएंगे। वैसे ही मैं आपको बता दूं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। पाठ परिचय, इसमें हम लोग क्रिया, धातु के विभिन्न रूप तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक के भेद, एकर्मक व द्विकर्मक क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया तथा क्रिया की वृत्ति या अर्थ, निश्चयार्थक, संभावनार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, समापिकाएं क्रियाएं और असमापिकाएं क्रियाओं के बारे में आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया का सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है कार्य करना, यानी जो काम हम करते हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। अब कार्य करना में क्या आता है, जैसे आता है हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब कार्य ही हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया, रमेश पतंग उड़ाता है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्ली चूहे पकड़ती है, सुशीला ने अमरूद खाया। तो यहाँ उड़ाता है, खेल रहे हैं, पकड़ती है, खाया है। ठीक है, इन शब्दों से क्रिया के होने का बोध होता है और ये सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह क्रिया की जो परिभाषा होती है वह है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आता है धातु। धातु क्या होता है, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है जिसे हम धातु कहेंगे, तो क्रिया का मूल रूप है जैसे लिख, पढ़, कर, रख, रो। ठीक है, यही इसी को हम धातु कहते हैं। और जो धातु होता है उनके मूल रूप में जो है ना प्रत्यय जोड़ने से हम क्रिया का हम सामान्य रूप बना देते हैं। यानी धातु के इन मूल रूपों में ना प्रत्यय जोड़ने से हम क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, करना, रखना, रोना। यानी क्रिया का मूल रूप जो है धातु, जैसे लिख, पढ़, कर, रख, रो। तो इसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी लिख के अंत में अगर हम ना लगा देंगे तो लिखना हमारा क्रिया बन गया, पढ़ के अंत में ना लगाएंगे पढ़ना क्रिया बन गया। ठीक है, कर के अंत में करना, रख के अंत में रखना और रो के अंत में रोना। ठीक है, अब आता है धातु के विभिन्न रूप। तो धातु के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। धातु के कई रूप होते हैं। जैसे सामान्य धातु होता है जिसे हम मूल धातु भी कहते हैं। सामान्य धातु को ही हम मूल धातु कहते हैं। यानी मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनने वाले रूप को हम सामान्य धातु कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, रोना, उठना, बैठना। ठीक है, यहाँ पे खेल, पढ़, रो, उठना, उठ, बैठ, ये आपका सामान्य धातु और मूल धातु और इसमें ना प्रत्यय लगा के हम क्रिया बनाए हैं। दूसरा है व्युत्पन्न धातु। तो व्युत्पन्न धातु क्या होता है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर
मूल धातु को किसी अन्य प्रकार से बदलकर जो धातुएं बनाई जाती है उसे हम व्युत्पन्न धातु कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, मूल धातु जो है जैसे लिखे, पढ़े, रो, उठ, ठीक है, इनमें हम प्रत्यय लगाकर या मूल धातु को किसी और अन्य प्रकार से जब हम बदलकर जो धातुएं बनाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना तो क्रिया है और मूल धातु भी है, तो इसमें जब हम कुछ और शब्द जोड़ते हैं जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है, पढ़ाना में हम आ की मात्रा और जोड़ दिए हैं और पढ़वाना में हम वह शब्द जोड़ दिए हैं, तो ये हमारा व्युत्पन्न धातु बन गया। खाना, खिलाना, खिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, मरना, मारना, मरवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, ठीक है, तो ये हमारी व्युत्पन्न धातुएं हैं। अब आता है नाम धातु। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो धातुएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसी भी होते हैं शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे लालच, लालच संज्ञा शब्द है और इसमें हम इसका जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे नाम धातु? ललचाना, शर्म, शर्माना, बात, बतियाना। विशेषण शब्दों से जब हम बनाएंगे नाम धातु क्रिया तो गरम का गरमाना, साठ, सठियाना, मोटा, मोटियाना, चिकना, चिकनाना। सर्वनाम शब्दों से जैसे अपना सर्वनाम शब्द है, इससे जब हम नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु सॉरी। अब आते हैं सम्मिश्र धातु क्या होता है? तो जिन संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना, जाना, मरना, खाना आदि जैसे क्रियापद जुड़ जाते हैं उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। यानी एक धातु है, एक क्रिया है, ठीक है, उसमें हम कुछ और क्रिया शब्द जैसे होना, देना, जाना, मरना आदि क्रियापद अगर हम जोड़ देते हैं तो उन्हें हम सम्मिश्र धातु कहते हैं। कि सम्मिश्र का अर्थ होता है किसी और चीज से मिश्रित। जैसे करना, करना में हम क्या लिखेंगे? दर्शन करना, काम करना, पीछा करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो धातु एक साथ जोड़ दिया गया है, एक दर्शन, दूसरा करना, तो ये सम्मिश्र धातु होगा। होना, काम होना, कष्ट होना, दर्शन होना, देना, धक्का देना, काम देना, उधार देना, लगना, प्यारा लगना, सुंदर लगना, पीछे लगना, तो ये क्या है? ये सम्मिश्र धातु है। नेक्स्ट आता है अनुकरणात्मक धातु। अब अनुकरणात्मक धातु क्या होता है? तो जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनती हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। ध्वनि यानी आवाज, साउंड, ठीक है, इनके अनुकरण करने पे, इनके नकल करने पे जो धातुएं बनती हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे खटखट, खटखट एक आवाज है, तो इससे जब हम बनाएंगे खट खटाना तो ये अनुकरणात्मक धातु होगा। हिन हिन, हिन हिनाना, लप लप, लप लपाना, ची ची, चिचियाना, ठीक है। यानी आवाज के पे आधारित आवाज के अनुकरण पे जो धातु हम बनाते हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों क्रिया के भेद, ठीक है। तो क्रिया के कई भेद तो हैं, वो कई आधारों पे हम क्रिया के भेद को बांटे हैं। जैसे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद को बांटा गया है, ठीक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद को बांटा गया है, ठीक। तो इस तरह से कई है क्रियाएं। तो इस क्रिया के भेद के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। जो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।